नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आरजे संजू आपके साथ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूं। मेरी कहानी की शीर्षक है अलौकिक प्रेम। हेलो प्रभाकर, मैं इंडिया आ रहा हूं अगले महीने। मेरी पोस्टिंग इंडिया में हो गई है और मैं डायरेक्टर बनकर आ रहा हूं सॉफ्टवेयर कंपनी का। ईशान कहता है। स्वागत है ईशान, इंडिया में तुमसे मिले लगभग 20 साल हो गए यार। प्रभाकर कहता है, हाँ यार, अगले महीना दुर्गा पूजा है। हम सब वर्षों बाद एंजॉय करेंगे। हमारे पाड़ा यानी कि मोहल्ले में खूब जोशो खरोश से पूजा मनाते थे हम सभी। अरे हाँ प्रभाकर, सभी मित्रों को कह देना हम कोलकाता आ रहे हैं 1 महीने के लिए। काकुली, तापस, अनुप्रिया, रोहिणी, सभी को बोल देना। ठीक है बाबा, बोल दूंगा, प्रभाकर कहता है। लेकिन ईशान, इस बार दशहरे में हम लोग दीघा जाना चाहते हैं। दीघा? दीघा में कौन रहता है प्रभाकर? ईशान कहता है। यार, उस झल्ली को भूल गए जिसने तुम्हें डांट लगाई थी? प्रभाकर कहता है, ओह, उस झल्ली, बदसूरत और घमंडी लड़की को कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, एक बार अवश्य मुझे अपने जान पर खेल कर बचाई थी, पर ईशान चुप हो जाता है। यार, वो बदसूरत नहीं है, वो स्मार्ट लड़की है। और जानते हो, अब वो कम से कम 40 करोड़ संपत्ति की मालकिन है। 40 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। और उसने दीघा में समुद्र के किनारे लगभग 4-5 बीघे जमीन में आश्रम बनवाई है, जिसमें बेसहारा पुरुष, स्त्री, समाज से उपेक्षित लड़कियां, जिनके माँ बाप ने घर से निकाल दिया हो, उसे पनाह दी है। कुमारी माँ बनी लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था की है। जो बच्चे अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, उनको भी पनाह दी है यार। आजकल हर दिन पेपर में उसके आश्रम के बारे में छपते रहते हैं। सच? ईशान कहता है। हाँ यार, अब की बार दुर्गा पूजा में उसके आश्रम में जाने का प्लान है। उसे सरप्राइज देना है। हमेशा फ़ोन से बात करती है और कहती है कि तुम सब क्यों नहीं आते। वो हम सभी को बहुत मिस करती है ईशान, प्रभाकर कहता है। ठीक है, सोचता हूँ। अमृता अगर तैयार होगी तो आऊँगा, वैसे वो इंडिया आना ही नहीं चाहती। रुआसा होकर ईशान कहता है, क्या बात है यार, तू परेशान दिख रहा है? प्रभाकर कहता है, आऊँगा तो पता चल जाएगा दोस्त। ठीक है प्रभाकर, रखता हूँ फ़ोन। 10 दिनों के बाद आऊँगा। आज 18 तारीख है। गुड नाइट मित्र कहकर, गुड नाइट मित्र, लग रहा था कि उड़कर तुम लोगों के पास आ जाऊं। 12 दिन के बाद सभी दोस्त दमदम एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और ईशान के माता पिता तथा अमृता के माता पिता भी आते हैं। सब बाहर निकलते हैं। ईशान सभी ईशान तब सभी दोस्तों से आपस में सब ईशान के सभी दोस्त आपस में गले मिलते हैं, पर अमृता सबको रूखा वेलकम करती है। मिनी स्कर्ट स्लीवलेस टॉप में काफ़ी ग्लैमरस दिख रही थी। अपने सास ससुर को हाथ जोकर प्रणाम करती है, पर पैर नहीं छूती। सभी को समझते देर नहीं लगती कि ईशान के बस में अमृता नहीं है। सब निकलने लगते हैं सब निकलने लगते हैं तो ईशान की मम्मी सभी को कहती है सब उसके घर पर चले। सभी के लिए लंच तैयार कर चुकी है। तभी अमृता अपने पिता की गाड़ी में जाकर बैठती है। तब ईशान की माँ कहती है, बेटा अमृता, घर नहीं चलोगी? नहीं मॉम, 10 साल बाद माँ बाबा से मिली हूँ, वहीं जाऊँगी। अपने बेटे को प्यार दे, वही तो इंडिया को और आप लोगों को मिस कर रहे थे। भौचक रह जाते हैं सभी। ईशान के आंख में आंसू निकल पड़ते हैं। सभी दोस्त समझ जाते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। तभी काकुली कहती है, बौदी, तुम्हें निजेर बाबा काछे थाको। ईशान निजेर बाबा काछे थाकबे। सभी निकल पड़ते हैं ईशान के घर की ओर। आज अश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। कोलकाता में बड़े बड़े पंडाल लगे थे। बहुत खुश था ईशान। भूल गया अमृता को और दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा। तभी रोहित कहता है, यार ईशान, तुम दीघा जाओगे? सौम्या ने षष्ठी पूजा के दिन से ही रहने को कहा है। क्या तुम चलोगे? नहीं यार, एक झल्ली से मुक्त हुआ हूँ, दूसरी घमंडी लड़की के यहाँ जाना नहीं। सभी खाना खाते तब ईशान की माँ कहती है, बेटा चला जा। वहाँ पेपर में उस आश्रम के बारे में बहुत छपता है। वहाँ बाहर से लोग आते हैं मेडिटेशन करवाने के लिए,
और सौम्या समाज के लिए मिसाल है। उसने शादी भी नहीं की अपने दादा दादी नाना नानी के लिए। सबके बच्चे बुढ़ापे में छोड़ दिए थे। और सौम्या के नाना नानी की 5 बीघा जमीन थी दीघा में। उस उसे सौम्या के नाम कर दिया। आज भी वे सभी उसी आश्रम में रहते हैं। काली पूजा और दीपावली यहाँ मना लेना। अब तो इंडिया में आ गए हो, भले ही दिल्ली में हो, पर अपने देश में ही तो रहते हो। ठीक है मम्मी, आऊँगा। सभी दोस्त खुश हो जाते। ईशान भी बहुत खुश था। उसकी दीदी भी दुर्गा पूजा में आई हुई थी। 3 महीने के लिए दीदी आई हुई थी। 3 महीने के लिए उसके जीजू अमेरिका गए हुए थे, तो दीदी और भगिना यहाँ आए हुए थे। ईशान शाम को सभी ईशान शाम को परिवार के लोगों के साथ पंडाल देखता है, फिर सभी के लिए कपड़े खरीदता है। रात 10 बजे सोने चला जाता है। उसकी मम्मी उसका बैग तैयार कर देती है। आज बहुत खुश थी ईशान की मम्मी, पर बहू के व्यवहार से दुखी भी थी। कितना मना किया था अमृता छावड़ा से शादी करने के लिए, पर उसकी जीत के आगे हार मान चुकी थी। प्यार भरी नज़रों से बेटे को देखती है और बेटे के कपोल को चूम लेती है। तभी ईशान की अपनी मम्मी से लिपट जाता है और कहता है, लव यू मम्मी, मैंने आपको मिस किया। ऐसी माँ सबको दे। उसकी बचपना भरी हरकतों पर उसकी माँ हंस पड़ती है। बेटे, अभी तक तुम बच्चे ही हो, जाओ दीघा, अच्छा लगेगा। और सौम्या का कर्ज है हम पर। अगर कॉलेज की लड़ाई में वो तुम्हें नहीं बचाती तो तुम्हें चाकू लग जाती। उसने तुम्हारी तकलीफ को अपने ऊपर ले लिया है। आज भी उसके बाएं कंधे पे निशान है बेटा, चाकू के निशान है। 1 महीने अस्पताल में रही थी बेटा। ईश्वर ने उसे इसलिए बचाया कि लोगों की भलाई कर सके। मैं भी जाती हूँ, मैं भी जाती, पर सुहाना बेटी 5 साल बाद दशहरे में यहाँ आई है। ठीक है मम्मा, आप आराम से करें और आप आराम करें और सुबह जल्दी उठना है। सभी को नाश्ते के लिए बोल दिया हूँ। वैसे मम्मी, आपके हाथ का मालपुआ सबको अच्छा लगता है, मुझे भी खाना है अपनी प्यारी मम्मा के हाथ का। चल हट निगोड़े। मस्का लगाता है माँ को। तेरे बोलने से पहले ही सोची थी कि बनाने के लिए, और लाइट ऑफ कर देती है। दूसरे दिन 7 बजे सभी लड़के लड़कियां आ जाते हैं। घर से निकलते निकलते 10 बज जाता है। सभी मस्ती करते हैं, कुछ कॉलेज की बातें, फिर सौम्या के बारे में बातें करते हैं। यार ईशान, याद है तुम्हें कॉलेज में परिणीता नाटक के हीरो तुम बने थे और तुम्हारी नायिका सौम्या, दोनों रोल में घुस गए थे। और नकली माला बदल के समय जो तुम दोनों घबरा गए और उल्टा पुल्टा डायलॉग बोल रहे थे। हंसने लगता है ईशान, सब हंसने लगते हैं। बीच में लायन होटल में लंच लेते हैं। यार प्रभाकर, हम लोग सरप्राइज देने जा रहे हैं सौम्या को, कहीं वो हम लोग को भगा न दे। हम लोग को बीच के पास का होटल को बुक हम लोग बीच के पास जो होटल है उसे बुक कर लेते हैं। नहीं यार, उसे बुरा लगेगा, काकुली कहती है। चारों तरफ हरियाली पसरी हुई थी। रास्ते के किनारे नारियल, ताड़, खजूर के पेड़ थे। सड़क के किनारे रहने वाले घरों में हर श्रृंगार स्थल कमल यानी पौधे फूल लगे हुए थे। आज षष्ठी पूजा था ना माँ कात्यायनी की पूजा। सरस्वती की आराधना के साथ माँ का मुंह खुलता है बंगाल में आज के दिन। देखते देखते 9 रंग आश्रम के सामने, सब गेट के सामने सभी पहुंच जाते हैं। गेट के बाहर मीडियाकर्मी, राजनेताओं और वीआईपी लोगों की गाड़ी लगी हुई थी। दूर से आती हुई समुद्र की लहरों की आवाज़ वातावरण में मधुर धुन छेड़ रहे थे। और गेट के आसपास की बाउंड्री पर रात रानी और गेट के आसपास के बाउंड्री पर रात रानी, मालती लता, बैगनवेलिया के लाल सफ़ेद बैंगनी कलर के फूल चार चांद लगा रहे थे। तभी जो गार्ड खड़ा था वो अंदर आदर के साथ कहता है, आप पूजा में आए हैं? जी हाँ, प्रभाकर कहता है। और सौम्या जी से मिलने भी? उन्हें खबर दे, उनके कॉलेज के मित्र कोलकाता से आए। मैं बात करता हूँ। और वह दूसरे गार्ड को कहता है, आलो, ये थके हुए हैं, इन्हें ठंडाई दे दो। नहीं चाहिए, ईशान कहता है। अगर आप लोग नहीं पिएंगे दादा तो हमें बुरा लगेगा और सौम्या दीदी को भी बुरा लगेगा। ट्रे में सबके लिए ठंडाई लाता है दूसरा गार्ड।
तभी एक गार्ड कहता है, सौम्या दीदी प्रभाकर भैया से बात करना चाहती है। मित्र प्रभाकर, सौम्या फ़ोन पे बात करती है। मित्र प्रभाकर, आपने मुझे दुखी कर दिया, क्या आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत है? आप सब अंदर आ जाएं, आलो लेकर चला आएगा। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है मित्र, 1 घंटे लगेंगे। तब तक आप सब फ्रेश हो जाएं, प्लीज़ जलपान कर लेंगे क्योंकि आप इतने दूर से हमारे पास आए हैं। किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, प्लीज़ मित्रों आप आ जाएं। कॉलेज की सौम्या और आज की सौम्या में कितना अंतर था। जो लड़की गाली गलौज करती थी, किसी को ठोक पीट देती थी, आज उसके वाणी से रस टपक रहा था। जब सब अंदर आए तो दंग रह जाते हैं। गुरुकुल में जिस प्रकार कुटिया होती थी, उसी प्रकार छोटे छोटे घर थे। लगभग 50 कमरे, सब में सफ़ेद संगमरमर के पत्थर लगे हुए थे। जो कुटिया थी वो साधकों की, पंडितों की थी, जिनके दीवार पीले रंग से पुते हुए थे। नारियल वृक्ष, आम, अमरूद, मौसमी फल लगे हुए थे। पीछे में आलू, भिंडी, कद्दू, लौकी, कुमड़ा, तरह तरह के साग और सब्जी लगे थे। उनके चेहरे पे, जो काम कर रहे थे खेतों में ना, उनके चेहरे पे अपार खुशी देखी जा रही थी। सामने विशाल भव्य दुर्गा माँ की पंडाल लगे हुए थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी नए कपड़े पहने हुए थे क्योंकि आज माँ का मुंह खुलना था और पूजा का आगाज करना था। दूसरी ओर से विभिन्न प्रकार के पकवानों की महक आ रही थी। अजब सा माहौल पैदा कर रहा था। सभी अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो रहे हुए। उसके बाद हॉल में आते हैं, जहाँ एक बड़ा टीवी स्क्रीन लगा होता है। एक व्यक्ति आकर कुछ तार जोड़ता है और सभी के हाथ में माइक देता है। इतने व्यवस्थित व्यवस्था को देखकर ईशान दंग था और सोच रहा था, कैसे ये पिद्दी सौम्या इतना सब कुछ अकेले कर लेती है। तभी एक ठहरी हुई पर ओजपूर्ण वाणी आवाज गूंजती है, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सभी सौम्या को देखकर दंग हो रहे थे। लंबी स्लीम तो थी ही, पर उसके चेहरे पे अजीब देवीय नूर टपक रहा था। मित्रों, आपको केवल खबर आप लोग केवल खबर करते तो मैं ड्राइवर भेजकर आप लोगों को बुला लेती। खैर, आप सभी का सरप्राइज मुझे अच्छा लगा। मुझे खराब लग रहा है कि अभी वहाँ उपस्थित नहीं हो सकी, पर आप सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाए, सभी का परिचय दूंगी वहाँ। उसके बाद पूजा होगा। अनुरोध करती हूँ आप सभी कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाए। आलो, इन्हें गाड़ी से ले आओ। उसके बाद देखना जाकर कि मेले में सब कुछ का स्टॉल लगा है या नहीं। देश विदेश के लोग आए हुए हैं यहाँ अपनी हाथ की बनी वस्तुओं को प्रदर्शनी लगाने। आ जाएं प्लीज़। रास्ते में भीड़ थी। एक कैंपस के अंदर एक छोटा सा शहर बचा हुआ था, जो शहर से कोसों दूर, बीच बीच में समुद्र की लहरें भी अपने होने का एहसास दिला रही थी। सब कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते हैं तो सौम्या बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सभी लोग से मिलती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक मुद्दत के बाद सभी से मिलने का सुनहला मौका मिला। मित्रों, वो दिन भी कितने अच्छे थे। सभी गले मिले और प्रभाकर भी उसे गले लगाते हुए कहता है, पगली, घर बसाने की उम्र में तुमने खुद को जन सेवा में लगा दिया। कुछ नहीं कहती है सौम्या। अरे हम सब तो गले मिले, पर परिणीता के नायक से नहीं। तब सौम्या कहती है, ये महान है, आप सबसे भी महान है। वो नाटक था, पागलपन भी था, पर इन्हें नमन करती हूँ। इन्होंने अपनी कुबत के बल पे ऊंची मकाम हासिल की है। और ईशान जी अपनी पत्नी को यहाँ नहीं लाए। सभी को मैं कही थी कि आप लोग जोड़े में आए। वो ये है, साध्वी महारानी, आपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर दिया और अकेला जीवन बिता रही हैं। तो हम लोग भी बैचलर जीवन कुछ दिन जीना चाहते हैं। सभी हंस पड़ते हैं। सोनाली भाभी को बुला लूं? सौम्या कहते हैं, नहीं बाबा, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुत्फ उठाने के लिए सोच रहे। यार सौम्या, थोड़ा हाई प्रोफाइल लाइफ हम भी जीना चाहते हैं। पर तुम लोगों का है, जो चाहो कर सकते हो, ये सब कुछ तुम लोगों का है। जो लाचार हैं उन्हें भेज भी सकते हैं मेरी इस संस्था में। इसी के साथ मैं संजू शरण विदा लेती हूँ। अगले कहानी का अगली भाग मैं अगले अंक में प्रस्तुत करूँगी। और मैं सभी से ही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को जल बचाने की शिक्षा दें। जल बचाने
की शिक्षा बचपन से ही दे, ताकि हमारे देश में जल की किल्लत ना हो, और बच्चों को पेड़ लगाना भी सिखाएं, क्योंकि हमारे देश में जो पेड़ कट रहे हैं, जिससे हमारा वातावरण प्रभावित हो रहा है। तो पेड़ लगाएं, धरती को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।